यस स्टूडेंट्स। तो सीएमए फाउंडेशन का अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, इसमें हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के आंसर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के सोर्सेज क्या है? तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कस्टमरी लॉ, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस, ये सभी लॉ के सोर्सेज हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव स्टेट लेवल पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नेशनल लेवल पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सो वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर। तो आंसर नंबर सेकंड क्या है? ऑप्शन बी। ऑलराइट। थर्ड, अंडर विच आर्टिकल कैन बी अमेंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कौन से आर्टिकल में अमेंड कर सकते हैं? दिस इज आर्टिकल 368 बच्चों। ऑप्शन बी इसका आंसर था। ऑप्शन बी या। क्वेश्चन 4, mention the number of judges in the Supreme Court of India including Chief Justice of India currently। देखिए बच्चों, करंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 33 है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर पूछा है जो कि एक है, तो टोटल आपके 34 जजेस। इसका आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, विच इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन इंडिया इन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। योर ऑप्शन सी इज द आंसर। Then, while obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he had a duty to speak about the material facts amount to consent obtained by। तो ये चीज हमने डिस्कस भी किया है स्टूडेंट्स, कि जब भी देर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, और अगर बिना मटेरियल फैक्ट के डिस्क्लोज किए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं वेयर देर वॉज अ ड्यूटी टू स्पीक, तो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो इसका आंसर होगा डी। यहां पे साइलेंस फ्रॉड के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। नाउ एक्टिव कंसीलमेंट, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? जो भी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फ्रॉड के बारे में, विच ऑफ द अबव अमाउंट्स टू फ्रॉड, उसे हमें चूज करना है। सो लेट्स सी, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। ये हम जानते हैं कि किसी भी फैक्ट को ये जानने के बाद भी कि वो फैक्ट सही नहीं है, या वो फैक्ट के बारे में जानने के बाद भी अगर हम उसे कंसील करते हैं, मतलब छिपाते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, तो वो क्या है? बिल्कुल वो एक फ्रॉड है। सेकेंड, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई ऐसे प्रोमिस जिन्हें हम भी जानते हैं कि हम पूरा नहीं करेंगे, वो प्रोमिस क्या होते हैं? फ्रॉड होते हैं। ये दोनों ही बातें हमने पढ़ी है बच्चों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एट क्वेश्चन, a master asked his servant to sell his cycle to him at less than the market price। एक मास्टर अपने सर्वेंट को कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मास्टर ने सर्वेंट को कहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक पार्टी क्या है? डोमिनेंट पोजीशन की, राइट। तो डोमिनेंट पोजीशन की पार्टी किसी से कहती है कोई काम करने के लिए जबरदस्ती, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in Indian Contract Act, the term consensus ad idem means, बहुत ही इजी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। दैट इज ऑप्शन सी, पार्टीज अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी एक ही बार में सेम थिंग, सेम सेंस एंड सेम टाइम पर जब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाए, इसे ही कहते हैं कंसेंसस एड इडम। क्वेश्चन 10, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन। फाइंडर ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? फाइल अ सूट टू रिकवर हिज एक्सपेंस वॉलंटरली इनकर्ड। तो कोई ऐसा खर्चा जो उसने खुद किया है, वॉलंटरली किया है, क्या वो उसके अगेंस्ट कोई सूट कर सकता है? नो। सेल द गुड्स इफ ही लाइक्स, अगर उसे वो गुड्स पसंद है तो वो गुड्स को कभी भी बेच सकता है? नो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कैन स्यू फॉर अ रिवॉर्ड इफ एनी। हाँ, अगर उसका कोई रिवॉर्ड बनता है तो वो उसके लिए जरूर स्यू कर सकता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 11th, quasi contract or employed implied contracts are exceptional kind of contract by which
Let's see all the options. One party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party. ऐसा बिल्कुल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बच्चों. नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज. क्या पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है डेफिनेटली, तभी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम लिखा है, लेकिन नो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बाय द पार्टीज. बच्चों कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नहीं बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है. याद करो हमने पढ़ा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट को बनाना. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 12 कह रहा है व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. मिस्टेक हुई है मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग असेंशियल टू एन अग्रीमेंट, तो ऐसे अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? void. Mistake of a fact are void. ओके चलिए, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस है सारे ही आपके मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 13. A person contracted to deliver a part of a specific crop of potatoes. एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मैं एक स्पेसिफिक क्रॉप दैट इज पटेटो को मैं डिलीवर करूंगा. द potatoes were destroyed by the blight that is fungus. तो पटेटोज किसी नेचुरल अकरेंस से खराब हो जाते हैं. दो नो फॉल्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी का कोई भी फॉल्ट नहीं है. तो बच्चों जब पार्टी का कोई भी फॉल्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया है? काम का नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है बच्चों. वैलिड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कांट बी परफॉर्मेड. जब परफॉर्म ही नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. वॉइडेबल कब होता है? जब कोई एक पार्टी क्या होती है? अग्रीव्ड. यहाँ पे किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है तो कोई पार्टी अग्रीव्ड नहीं है. वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कारण जिसमें पार्टीज का कोई फॉल्ट ही नहीं था, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन. ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन कह रहा है A borrows, A is a party that borrows from B ₹500. A ने B से बोरो किया, A ने B से क्या किया? बोरो किया 500 रुपए. किस लिए? टू बेट विथ सी, ताकि वो सी के साथ क्या कर सके? बेटिंग कर सके. याद आया कुछ? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स. ठीक है, जो अग्रीमेंट है ये वेजरिंग अग्रीमेंट है. और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या फिर बी अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है? बच्चों वेजरिंग अग्रीमेंट्स में कोई अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या होते हैं? वॉइड होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a proposal has been accepted subject to certain conditions, अगर एक प्रपोजल को कंडीशंस रख के एक्सेप्ट कर लिया जाए. बच्चों एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपने कंडीशन के साथ उसे एक्सेप्ट किया है. क्या पूछ रहा है ये? बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर आपने कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए. अगर आपने कंडीशन जोड़ दी तो ऐसी एक्सेप्टेंस में क्या आ जाता है? यस देखिए, अगर एक्सेप्टेंस में हमने कंडीशन जोड़ दी तो इसे हम कहते हैं काउंटर कॉन्ट्रैक्ट. पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड यानी लैप्स, और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में आ जाता है दैट इज काउंटर कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बना ही नहीं क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस में क्या जोड़ दी? कंडीशन. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, हमने पढ़ा है इस चीज को भी. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन 16. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? चलिए देखते हैं. ओनली एब्सटेनेंस कैन बी कंसिडरेशन. नो, कंसिडरेशन कैन बी इन कैश, कैन बी इन काइंड एज वेल. ओनली एक्ट कैन बी कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस. नो, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी कह रहा है ओनली प्रॉमिस कैन बी कंसिडरेशन. एब्सोल्युटली नॉट. ऑप्शन डी कह रहा है आउट ऑफ एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस एनी कैन बी कंसिडरेशन. दैट इज परफेक्टली करेक्ट. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय. एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती है किन में से? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ. देखो अगर हमें हमारी ही कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक करनी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कोई भी बहाना नहीं बना सकते. कोर्ट हमें बोलेगा तुम्हें अपनी कंट्री का ही लॉ नहीं पता. ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्यूजेबल नहीं होते हैं, ऐसी मिस्टेक्स एक्सक्यूजेबल नहीं होती है. ये बात हमने की थी. तो इसीलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसका आंसर होगा बच्चों. मिस्टेक ऑफ फैक्ट डू नॉट अफेक्ट द
डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकता है, वॉइड बना सकता है। ओके, चलिए, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। यहां पे बोल रहा है इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट, इन अ वेजरिंग अग्रीमेंट बोथ द पार्टीज विन, दोनों पार्टीज जीतती हैं, बोथ द पार्टीज लूज, दोनों पार्टीज हारती हैं, और क्या बोल रहा है, नन ऑफ द पार्टीज विंस, कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है वन पार्टी विंस एंड द अदर लूजेस। डेफिनेटली वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप एस्टिमेट कर रहे हो फ्यूचर में ये होगा ये नहीं होगा, अंदाजा लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो यहां पर एक पार्टी की एक्सपेक्टेशन तो सच हो जाएगी और एक की क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, इसीलिए एक पार्टी जीत जाएगी और एक पार्टी हार जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में ये कह रहा है द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एक प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए तो क्या वो प्रॉमिस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ऑफर्स, एक जैसे ऑफर्स अगर मिल जाएं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। बिल्कुल, एक जैसे ऑफर्स आने पर वो क्या बन जाता है, जो वो बन जाता है क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर वैलिड नहीं होते। देन द रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, डेफिनेटली अगर एक ऑब्जेक्ट एक ऑफर को आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो तो वहीं पे वो अग्रीमेंट नहीं बनेगा। सारे ऑप्शंस हमें करेक्ट लग रहे हैं, सो आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, an agreement of service under which an employee agrees that he will serve a particular employer for a certain duration and that he will not serve anybody else during the period is a, एक अग्रीमेंट ऐसा साइन किया गया जहां पे एम्प्लॉय ने कहा कि जब तक एक सर्टेन ड्यूरेशन तक, यानी जब तक मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूं, आई विल नॉट सर्व, नो यहाँ लिखा है ही विल सर्व अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, मतलब मैं एक ही एम्प्लॉयर के यहाँ काम करूंगा एंड मैं किसी एनीबडी एल्स, मतलब किसी अनदर एम्प्लॉयर के यहाँ पे सर्विस नहीं दूंगा। तो बताइए ऐसे अग्रीमेंट्स वॉइड हैं, वैलिड हैं, इलीगल हैं, क्या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे अग्रीमेंट्स वैलिड हैं, अगर आपने अपनी मर्जी से अपने कंसेंट से ये बात लिखी है तो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, सो 20th का आंसर होगा ए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं, एन अग्रीमेंट टू सेल, एक अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होता है बच्चों, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में अराइज होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। Where a contract of sale, question number 22, where a contract of sale purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट आपकी प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स को के रिगार्डिंग किया जाए, अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग किया जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इसमें आपका अग्रीमेंट टू सेल होगा। फ्यूचर गुड्स बच्चों, फ्यूचर में जिनका जो ट्रेड है वो फ्यूचर में किया जा रहा है, दैट मीन्स अग्रीमेंट टू सेल, आज आप गुड्स के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। नेक्स्ट, in case of appropriation of goods which are essential requirements, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट असेंशियल है बच्चों, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स हैं अप्रोप्रिएट, एक मिनट, हाँ, इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मतलब आपको अप्रोप्रिएशन करना है गुड्स का, इस केस में कौन सी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी आपकी। तो ऑप्शंस है, द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन क्वालिटी लिखी हुई है गुड्स उनसे मैच करने चाहिए। सेकेंड पूछ रहा है द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। थर्ड, द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, मतलब बायर की कंसेंट के साथ। बच्चों सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। देन क्वेश्चन 24, व्हेन अ सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, कब आप गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप कर सकते हो बीइंग अ सेलर, ऐसा कब हो सकता है।
When a buyer of the goods inform that he will make payment after some time, ऐसा। ऑप्शन बी कह रहा है द सेलर हैज नो राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, ऐसा नहीं है, ही हैज राइट। देन ऑप्शन सी कह रहा है आपका when the buyer of goods become insolvent and goods are in transit, yes this was the case। जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए और सेलर को ये पता लग जाए कि उसकी पेइंग कैपेसिटी अब जीरो हो गई है, तो सेलर क्या करेगा, उसके पास राइट है कि वो गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप कर देगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, in case of contract for sale of specific or ascertained goods, the property in goods passes to buyer। किस टाइम पे प्रॉपर्टी बायर के पास हो जाती है? At such time as the parties to contract intend to be transferred, when the price is paid, when delivery is given और when the contract is made। तो बच्चों ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कोई भी गुड्स की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओनरशिप। गुड्स की ओनरशिप किस टाइम बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, जिस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इजी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सो 25th का आंसर है डी। 26, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड फॉर, कौन सी इंफॉर्मेशन इसके लिए सही है देखते हैं। द इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, इमीडिएट पेमेंट होनी चाहिए प्राइस की। द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग ये भी पढ़ा है, डिलीवरी एंड पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। डिलीवरी भी पोस्टपोन हो सकती है, पेमेंट भी पोस्टपोन हो सकती है, इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। 27, in a contract of sale of goods, the seller is under no obligation to point out the defects in his own goods, this doctrine is known as। एक सेलर, देखो डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता था, रूल्स। ऐसा रूल जहां पे सेलर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने गुड्स की कमियां बताए, ऑब्लिगेशन मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी, उस रूल को क्या बोलते हैं, जहां पे बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। बच्चों को रूल था क्या, कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। 28, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस बायर, बायर को कैसे डिफाइन किया एक्ट ने, पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स और सर्विस, पर्सन हु ओनली अग्रीज टू बाय गुड्स, पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स। बच्चों एक्ट का ही नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। वी विल टॉक ओनली अबाउट गुड्स, सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई एनी ऑड वंस अमंग द फॉलोइंग, देखते हैं ऑड वंस क्या होने चाहिए इसमें से। स्पेसिफिक गुड, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रेजेंट सेल बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर गुड्स सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल ही करता है, तो दिस इज ऑड वन आउट, ऑप्शन सी इज योर आंसर। 29 का ऑप्शन सी आपका आंसर था। 30th, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जब तक कहा ना जाए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स सी, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस, जब तक कहा ना जाए डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस साथ में होनी चाहिए, बिल्कुल। कॉन्करेंट कंडीशन मतलब जो साथ में फुलफिल होती है। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड देन पेमेंट ऑफ प्राइस, पहले डिलीवरी होनी चाहिए बाद में पेमेंट ऑफ प्राइस, नो। फर्स्ट पहले पेमेंट हो बाद में डिलीवरी, नो। नो पेमेंट ऑफ डिलीवरी, ये सब गलत है बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब तक कहा ना जाए, जब तक मेंशन ना हो, इट इज अज्यूम्ड दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस साथ में होगा, ठीक है। 31st, A corporation can be a party to negotiable instrument। एक कॉर्पोरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी तभी हो सकती है जब if authorized by article of association, a special permission of board of director is taken, a special resolution by shareholders is passed, ठीक है। एंड ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन को एनालाइज करके ये कह रहे हैं कि क्या है कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी एंटिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी कब बन सकती है, उसके एओए में लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने परमिशन दी है, ऐसा पास हुआ है शेयर होल्डर्स के थ्रू, या फिर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। सो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कोई भी कॉर्पोरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है या उसकी पार्टी बन सकती है, ऑप्शन डी। 32, where a check is crossed generally
द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. अगर एक चेक को क्रॉस किया गया है जनरली, तो वो जो बैंक है वो उस चेक के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं करेगा, अदरवाइज देन टू अ बैंकर, सिर्फ बैंकर को करेगा। सेकेंड है shall not pay it otherwise than to the holder, shall not pay it to a banker, ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। it shall not pay it otherwise than to a bank। 33 dash is an instrument in writing containing an unconditional order। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर signed by the maker directing to a certain person to pay a certain sum of money and or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। and साफ साफ पता लग रहा है कि आपका ऑप्शन क्या है, बी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, चेक क्यों नहीं है? चेक इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन लिख दिया, बैंक नहीं लिखा। ठीक है, बैंक होता तो इसका आंसर चेक हो जाता। 34th at site on presentation under section 21 of negotiable instrument act। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है ऑन डिमांड। जब भी इंस्ट्रूमेंट पे एट साइट मेंशन होगा दैट मींस द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड। 35 में यहां लिखा है जनरली द मेकर ऑफ द चेक मेक्स द क्रॉसिंग इफ ही डज नॉट क्रॉस द होल्डर ऑफ द चेक कैन, if he does not cross the holder of the check can cross it generally or specially। yes, it is true। in certain occasions the banker may also cross it। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी कैन ऑल्सो क्रॉस एज मेंशन्ड अबव। बिल्कुल, ए और बी दोनों क्रॉस कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा सी। 35 35 का आपका आंसर है सी। 36 36 कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट में कॉन्स्टिट्यूट आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप प्रोमिसरी नोट भी कह रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हो, क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है? ये एक एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इसे हम एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। एम्बिगियस मतलब which creates ambiguity, that means confusion। 37th the party which is involved in bills of exchange and to whom the order to pay is called। ऐसी पार्टी जिस पर टू whom the order to pay, जिसको ऑर्डर मिला है उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ऑफ चेक इफेक्ट्स द मोड ऑफ पेमेंट ऑन द चेक। नेगोशिएबिलिटी बोथ है भी। देखो, चेक की नेगोशिएबिलिटी कभी भी अफेक्ट नहीं होती है क्रॉसिंग से, क्योंकि चेक एक खुद ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सो मोड ऑफ पेमेंट चेक होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39 in a negotiable instrument where amount is stated differently in words and figure। तो अब बताइए किसको मानते हैं? इसे भी हमने डिस्कस किया है। हम अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स को मानेंगे, बिकॉज फिगर्स को तो हम फिर भी चेंज कर सकते हैं इंटेंशनली, बट वर्ड्स को इंटेंशनली चेंज नहीं किया गया था, बाय मिस्टेक चेंज हुआ है। सो अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40th चेक इज एक चेक क्या है? चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बच्चों, क्योंकि एक चेक में भी क्या दिया जाता है? ऑर्डर किसी बैंक को। ठीक है, तो इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए, यहां तक के आपके लॉ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस, तो चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबल अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, इसका ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स। 43 द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन इज वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इसे कहते हैं हैप्टिक्स। नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटेक्स कम्स अंडर विच सी ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के हमने वेरियस सीज पढ़े थे, कंप्लीटनेस, कोहेरेंस एंड आपका करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस।
तो ये कह रहा है ग्रामर और सिंटेक्स किस में देखा जाएगा, करेक्टनेस में देखा जाएगा बच्चों की, ग्रामर ग्रामेटिकली आपने कोई एरर तो नहीं किया है इस चीज को। इफ अ मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, तो इस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? अगर एक मैसेज आप बहुत ज्यादा लंबा ना लिखने की बजाय टू द पॉइंट एंड शॉर्ट कर देंगे तो इसे कहते हैं कॉन्साइज। ठीक है, इस सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर, affirming comments with regard to future behavior is your positive feed forward बच्चों। 47th, dash is the first step in identifying the information of sender wants to communicate। पहला स्टेप क्या होता है? in identifying the information the sender wants to communicate। sender हमें कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई करने का पहला स्टेप क्या है? एनकोड करिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या है? कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है एनकोडिंग। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा है इसे। Then at which stage the communicator focuses on correcting the grammar, spelling and punctuations। कम्युनिकेशन के हमने बहुत सारे वेरियस स्टेजेस पढ़े हैं बच्चों। कौन सी स्टेज पर हम फोकस करते हैं? करेक्टिंग द ग्रामर, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग स्टेज। व्हेनेवर वी रिवाइज एंड एडिट आवर डेटा व्हाइल कम्युनिकेटिंग, तो हम इस स्टेज पर अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करते हैं। 49th, प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड्स बिहेव इन अ डैश इन द वर्क प्लेस। इसका ऑप्शन है सी, इन अ पॉज इन अ पॉजिटिव इन द वर्क प्लेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बिलोंग्स टू टू डिस्टिंक्ट कल्चरल बैकग्राउंड्स। मिस्टर बी बिलीव्स दैट हिज कल्चर इज सुपीरियर कंपेयर्ड टू द कल्चर ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी को लगता है उनका जो कल्चर है वो सुपीरियर है मिस्टर ए के कल्चर से। बताइए इसे क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को? डेटेस्टेशन? नो, दिस इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मतलब जहां पे आपको ऐसा लगने लगे कि आपका कल्चर क्या है, सुपीरियर है in front of the other, this is ethnocentrism। so these were all the questions students। I hope आप सभी के questions इनसे इनके आंसर से मैच कर रहे हो और आप सभी का एग्जाम अच्छा गया हो, क्योंकि सारा ही पेपर मॉड्यूल बेस्ड था, पेपर की डिफिकल्टी एज सच थी नहीं। चलिए ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।